मैं इंदु मैडम हिंदी कक्षा में नए सत्र में आपका स्वागत करती हूँ। नए सेशन का नए सत्र का आपका जो है आज हिंदी व्याकरण में पहले दिन में पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। और हमारी जो पुस्तक है व्याकरण की, उसका नाम है व्याकरण वाटिका। और जो सबसे पहला पाठ है वो है हमारी भाषा। हमारी भाषा के बारे में आज मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप लोगों ने बुक खरीद रखा है तो आप सभी अपने सामने बुक खोल लीजिए और मैं अब आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले भाषा जो है, इसमें हम क्या समझेंगे कि भाषा किससे करते हैं, ठीक है। तो भावों या विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में भाव को बोलकर, लिखकर या प्रकट करने का साधन जो है वो है भाषा। बोलने या लिखने के आधार पर भाषा के दो रूप हैं। पहला रूप है मौखिक और दूसरा रूप है लिखित। तो सबसे पहले आप भाषा किसे कहते हैं ये जान लें, इसके बाद बढ़िए और इसके जो दो रूप हैं मौखिक और लिखित, इसके बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले मौखिक किसे कहते हैं ये आपको जानना है। जब अपने विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं और दूसरों के विचार जो है वो समझकर समझे जाते हैं तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है, ठीक है। और मौखिक भाषा जो है इसके उदाहरण क्या होंगे, तो आप अंदाजा लगाइए क्या होगा। जिसमें कि लिखना नहीं है, सुनना है। तो जैसे कि फ़ोन सुनना, टेलीविज़न, ये सब क्या है, गाना सुनना, ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत उदाहरण में आप दे सकते हैं। अब लिखित भाषा, जब अपने विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं और दूसरों के विचार पढ़कर समझे जाते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा जो कहलाता है और इसे लिखित भाषा कहते हैं। कभी कभी हम संकेतों या इशारों से भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं क्लास में, बिना बोले ही इधर आओ, तो आप समझते हैं कि हमें बुलाया जा रहा है। या फिंगर जो है मुंह पर रखकर चुप रहो, तो आप समझ गए कि हमें बात नहीं करना है, शांत रहना है। लेकिन ये संकेत है, इसको भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। तो दूसरा जो अभी आप पढ़ रहे थे लिखित भाषा, इसका तो उदाहरण आपने नहीं दिया। उसका उदाहरण क्या होगा, जैसे कि पत्र पढ़ना, ठीक है, अखबार पढ़ना, ये सब लिखित भाषा का उदाहरण है। अब आगे जाएंगे बोली। अभी आप भाषा की परिभाषा जान गए, भाषा के जो कितने प्रकार हैं, मौखिक, लिखित, ये जान गए। अब आपको जानना है कि बोली किसे कहते हैं। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ध्यान देंगे, सीमित क्षेत्र, ये देश जो होता है ना, कुछ हिस्सों में एक भाषा जो है सभी लोग बोलना शुरू कर देते हैं और वो वहाँ की बोली बन जाती है। तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का लिखित रूप नहीं होता है। बोली जो है ना वो सिर्फ बोले जाने वाली रह जाएगी, इसमें कोई जो होता है ना किताब वगैरह नहीं लिखा जा सकता है। तो लिखित में जो है बोली का लिखित रूप नहीं होता है, इसमें कोई भी तरह का पुस्तक, ग्रंथ, ये सब नहीं होता है। अब मातृभाषा में आइए। बच्चा जो भाषा अपने माता पिता से तथा घर के अन्य सदस्यों से सर्वप्रथम सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बच्चा जो होता है, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आप देखते हैं ना, सबसे पहले वो क्या बोलता है, अपने घर की भाषा, जो उसके घर के और लोग बोलते हैं घर के भीतर, वही भाषा वो बच्चा सीख जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मातृभाषा। तो मातृभाषा जो है, जो सबसे पहले अपने घर में लोग सीखता है वो। अब है राष्ट्रभाषा। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अधिकतर लोग जिस भाषा को है कि प्रयोग करते हैं वो राष्ट्रभाषा कहलाता है। उसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे हम हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि हिंदी हर जगह बोले और समझे जाते हैं। अब आइए राजभाषा। राजभाषा क्या है, देश के सरकारी कार्यालयों में काम काज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। इससे आप क्या समझे, इसको हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। काम काज के लिए मतलब जो सरकारी काम जो होते हैं, ऑफिशियल वर्क, वो सब जो हिंदी में अगर हो रहे हैं, देश के सरकारी कार्यालय में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं, क्योंकि हिंदी को राजभाषा की मान्यता जो है वो प्राप्त है। तो इस संदर्भ में अभी हमें जो है इसकी चर्चा करना जरूरी है कि हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं ना। हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर को 1949 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तो और राजभाषा जो घोषित किया गया, तो इसे राजभाषा घोषित करने वाले कौन थे, हमारे देश के जो
ये जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने संविधान में इसे क्या किया कि राजभाषा घोषित किया, और उस समय से जो सरकारी काम जो है वो हिंदी में होने लगी। तो देश के सरकारी कार्यालय में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं, जैसे कि हिंदी है। अब आप आइए, भारत की कुछ प्रमुख भाषाएं 22 जो हैं जिन्हें की मान्यता दी गई है। भाषाएं जो है कुल मिला के जो 22 है जिनको देश में मान्यता प्राप्त है। और वो भाषा क्या है उसका नाम हम ले रहे हैं, आप सुनोगे। सबसे पहले क्या है, असमिया, उसके बाद ओडिशा, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ठीक है, इतने जो है 22 इनको मान्यता प्राप्त है। विश्व में अनेक भाषाएं पढ़ी और लिखी जाती हैं। विश्व के अधिकांश देशों में अंग्रेजी भाषा बोली और पढ़ी जाती है। आजकल के जो समय है उसमें क्या है कि अंग्रेजी का ज़्यादा वर्चस्व हो गया, आप सभी जानते हो। तो विश्व के अधिकांश देशों में अंग्रेजी भाषा बोली भी जाती है और पढ़ी भी जाती है, इसलिए अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। ध्यान देने का है और से याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा को ले रहे हैं, अंग्रेजी को। अब कुछ देशों की प्रमुख भाषाएं जो है इस प्रकार हैं। कुछ देशों की भाषाओं के बारे में आप जानकारी लीजिए, वो क्या है। जैसे कि कुछ भाषा, जैसे रूस देश है, ठीक है, तो यहाँ की जो भाषा है वो हो गई रूसी, चीन की चीनी, इंग्लैंड जो है वहाँ की अंग्रेजी, फ्रांस का फ्रेंच, भारत में हिंदी, जर्मनी में जर्मन भाषा, स्पेन में स्पेनिश। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे कि देश की कुछ प्रमुख भाषाएं जो है वो इस प्रकार हैं, और वहाँ की जो देश जो है उनकी भाषाएं हैं जिसके बारे में आपको अभी जानकारी मिली। और इस पाठ के अंतर्गत, हमारी भाषा के अंतर्गत अभी कुछ और बातें आपको जानना है, जैसे कि लिपि। लिपि क्या है? लिपि बहुत जरूरी चीज है, इसके बारे में देखो। भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होता है। भाषा जो होती है उसकी प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होता है। इन चिन्हों के लिखे हुए रूप को ही क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी जो है उसकी जो है लिपि है देवनागरी, ठीक है, अंग्रेजी का रोमन, संस्कृत का देवनागरी, उर्दू का फारसी, और पंजाबी का क्या है, गुरुमुखी। ठीक है, अब आपका एक चीज और बच गया हमारी भाषा जो है इस पाठ का, वो है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, क्यों पढ़ते हैं हम व्याकरण? तो भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब इसके अंतर्गत क्या है, इसको दूसरे रूप में समझिए आप। व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने और समझने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। तो ये जो है हमारी भाषा, इसमें जो बातें थी आपको समझ में आ गई। लेकिन अब आपको जो है मुख्य रूप से क्या है कि कॉपी निकाल कर उसमें क्वेश्चन आंसर बनाना है, और प्रश्नों के उत्तर आपको बनाने के लिए सबसे पहला प्रश्न आपके लिए आया है कि आपको कौन सी भाषाएं आती है बताइए। तो मैं समझ रही हूँ आप लिख लोगे इसको, आपको कौन कौन भाषा आती है वो आप लिख लेंगे इसमें, ठीक है ना। दूसरे में ये मैं आपको बता रही हूँ भावों या अब आपको खाली स्थानों को भरना है। खाली स्थानों को भरने के लिए आपको बीच में जो है ना एक वाक्य दिया हुआ है, उसमें डैश है, और उस डैश में आपको समझना है जो लेसन अभी हम पढ़े उसमें क्या भरना है। तो जैसे पहला, भावों या विचारों के आदान प्रदान के साधन को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? मुझे मालूम है, आप सभी को मालूम है, भाषा कहते हैं। दूसरा, भारतीय संविधान में बीच में फिर डैश भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो कितने भाषा को मान्यता दी गई है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि यहाँ क्या था कि 22 हैं जिन्हें मान्यता दी गई है, तो आप उसमें लिख देंगे 22। उसके बाद समाचार पत्र जो है, समाचार पत्र भाषा का रूप है। अब समाचार पत्र क्या है, ये लिखित भाषा के अंतर्गत जो है आएगा ना, अभी आपको हम बताए भी हैं, तो आप लिख दोगे लिखित। संस्कृत की लिपि डैश है। अब लिपि का नाम क्या है संस्कृत का? देवनागरी है ये ना, ठीक, आप सही समझ रहे हैं। अब 5 में आइए, हिंदी भाषा, हिंदी डैश को राजभाषा घोषित की गई। हिंदी क्या है? हिंदी भाषा है, तो भाषा लिख देंगे यहाँ पर खाली स्थानों में। अब
लास्ट है, भाषा को डैश व्यवस्थित करता है। क्या व्यवस्थित करता है भाषा को? ध्यान दो, क्या? व्याकरण। व्याकरण ही ना उसको व्यवस्थित करता है। तो इस खाली जगह में आप क्या लिख देंगे? व्याकरण भर लीजिए आप लोग। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में आए हैं। इसमें क्या है? कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? सबसे पहला नंबर है मणिपुर। अब मणिपुर में कौन सी भाषा बोली जाएगी? मणिपुरी। सही कहा आप लोगों ने। दूसरा नंबर में गुजरात। बताओ जल्दी आप लोग, गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गुजरात में तो गुजराती ही बोली जाएगी, तो गुजराती। बंगाल में बंगाली, और आसाम में असमिया, पंजाब में पंजाबी, और कश्मीर में कश्मीरी। सही है। ये 6 भाषा का आपको पूछा गया है कि कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। ये आप लिख लेंगे कॉपी में। हो गया। अब आगे बढ़ें। अब समझकर आपको लिखना है, एक शब्द लिखना है, ठीक है ना। अब आप इसको पकड़ो कि क्या पूछा जा रहा है। भाषा को लिखने का ढंग क्या? लिपि। भारत की राजभाषा क्या? भारत की राजभाषा के बारे में अभी बताया है ना, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा हिंदी। परिवार से सीखी गई भाषा। बच्चा क्या सीखता है परिवार में? हम लोग क्या सीखते हैं? मातृभाषा। और कार्यालयों में प्रयुक्त कामकाज की भाषा क्या? हिंदी। तो ये इस तरह से एक एक शब्द इसमें भरना था। अब आप लोग भर लिए इसको। अब देखो, अब हो गया। अब आपका जो है, जैसे कि भाषा की शुरुआत कैसे हुई, आपका पंजाबी मित्र अपनी मातृभाषा हिंदी बताता है, इसका क्या कारण हो सकता है, तो ये आपको समझ के लिखना है। तो जैसे आपका दोस्त है, उसकी भाषा तो पंजाबी है, लेकिन मातृभाषा उसकी वो पंजाबी मित्र है, लेकिन वो मातृभाषा हिंदी बताता है। इसका कारण क्या है? अंदाजा आप लगाइए। जो भाषा बचपन में माता पिता के द्वारा, अपने सगे संबंधियों के द्वारा बच्चा सुनता है, वो बोलता है, तो उसी अनुसार वो बोल रहा है। ये इसमें आप लिखेंगे। और भाषा की शुरुआत कैसी हुई? जब मनुष्य को ज़रूरत हुई अपने अपने भावों को एक दूसरे के पास पहुंचाने का, व्यक्त करने का, तो उसी समय से भाषा की शुरुआत हुई। ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमारी ये जो है भाषा, ये पाठ जो है पहला आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। आप कॉपी में ज़रूर से इसको लिखेंगे, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद सभी कुछ आपका जो है हम लोग देखेंगे। आप अभी से लिख कर रखो, नहीं तो जानते हैं ना, बहुत सारा एक साथ काम आ जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिखेंगे। और नई पुस्तक जो है, पुस्तक उसका ये पहला पाठ है, तो इसमें आपको बहुत अच्छा भी लगेगा नई बुक से लिखने में। ठीक है, ओके, थैंक यू।